मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने भी मिसाइलें इजरायल पर दाग दी हैं। पहले 17 सितंबर को इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों मेंबर्स के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके किए। फिर 10 दिन के अंदर ही 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की जान ले ली, वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करके। जबकि ये बॉम्ब यूज करने पर बैन है, मगर इजरायल के साथ अंकल सैम है, इसलिए इस जंग में इजरायल मनमानी कर रहा है। अब जब इजरायल ने जमीन के रास्ते लेबनान पर अटैक करने की ठानी, तो ईरान ने भी उधर से मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी हैं। Iran if it launched a direct military attack against Israel. Iran launched hundreds of missiles towards Israel on Tuesday. पिछले 2 हफ्तों में मिडिल ईस्ट में काफी हलचल देखने को मिली। जंग गजा से शिफ्ट हो गई है लेबनान की तरफ। आइए समझते हैं क्यों इजरायल की आर्मी हिजबुल्लाह के चीफ को मार कर भी खुश नहीं है। क्या है हिजबुल्लाह, कैसे बना, कितना ताकतवर है, और क्यों इजरायल ने जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने का फैसला किया, और क्यों कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह अभी जिंदा है, ईरान अभी जिंदा है। इजरायल से बिल्कुल सटा हुआ है लेबनान। पिछले साल जब इजरायल हमास में जंग शुरू हुई, तभी से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रहे थे, जिसकी वजह से इजरायल को काफी नुकसान भी हो रहा था। जब 17-18 सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्लाह के पेजर वॉकी टॉकी उड़ाए, तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव तक हिजबुल्लाह की मिसाइलें पहुंच गईं। इजरायल ने ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट तो कर ली थी, लेकिन इससे इजरायलियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद दोनों तरफ मिसाइलें दागी जाने लगी। जंग के असर होने से इजरायल लेबनान बॉर्डर इलाकों को दोनों तरफ की सेनाओं ने खाली कराना शुरू कर दिया, और फिर अचानक से इजरायल ने भयंकर अटैक करके 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह चीफ की जान ले ली। 500 और लोगों की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ना तो खत्म होती है और ना ही यहाँ से शुरू हुई थी। कहानी तो शुरू हुई थी साल 1915 में। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में केओस मचा हुआ है और दुनिया तेजी से बदल रही है। देश टेक्नोलॉजी के डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं, और इन सब के बीच एक चीज है जो अभी डोमिनेट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सच्चाई ये है, जॉब्स खत्म हो रही हैं। इसलिए नहीं कि काम नहीं है, बल्कि दुनिया एआई पर चल रही है, और अगर आपने एआई का इस्तेमाल सीखा नहीं तो आप भी रिप्लेस हो सकते हो। इस साल की शुरुआत में बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, अमेजॉन, डेल ने हजारों लोगों का ले ऑफ किया है। लेकिन आपको इसके असर से बचाने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा एशिया का सबसे बड़ा मेगा एआई मास्टर क्लास। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस अगर अभी आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 4,999 रुपए का बोनस भी मिलेगा। ये 3 घंटे का मास्टर क्लास नॉर्मली तो पेड होता है, लेकिन मेरे पहले 1500 व्यूअर्स के लिए ये फ्री है। मैंने खुद इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और 20 से ज्यादा एआई टूल्स के बारे में सीखा है। यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके सीख सकते हैं जॉब्स ढूंढना, एक्सेल शीट्स में से कॉम्प्लेक्स डेटा को जल्दी सॉर्ट करना, यूनिक प्रेजेंटेशन बनाना, स्मार्ट रिसर्च करना, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और बिजनेस स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे आप टेकी हो या नॉन टेकी, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस में हो, फाउंडर हो या फ्रीलांसर हो, ये वर्कशॉप आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिए, ये सिर्फ पहले 1500 लोगों के लिए फ्री है। फॉर्म फिल करो और ग्रोथ स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जहां आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, 1915-16 में पूरे मिडिल ईस्ट पर ऑटोमन एम्पायर का राज चलता था। ब्रिटिशर्स ने अरब के लोगों से वादा किया था कि अगर पहले वर्ल्ड वॉर में अरब के लीडर्स ऑटोमन एम्पायर को हराने में अंग्रेजों का साथ देंगे, तो बदले में अंग्रेज भी एक नए और आजाद अरब देश को सपोर्ट करेंगे। अरब के लोग आजाद हो जाएंगे। इसे हुसैन मैकमोहन करस्पॉन्डेंस के नाम से भी जाना जाता है। अरब के लोग मान गए और अंग्रेजों की तरफ से लड़े ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ और ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया। इसी बीच अंग्रेजों ने साल 1916 में चुपके से फ्रांस और रशिया के साथ मिलकर साइक्स पीको नाम का एक एग्रीमेंट करके तय कर लिया कि आपस में वे मिडिल ईस्ट के इलाके बांट लेंगे। लेबनान बनने से पहले ये जगह ग्रेटर सीरिया का हिस्सा थी, लेकिन यहाँ पर एक इलाका था माउंट लेबनान के नाम से, जहाँ पर ईसाई आबादी मेजॉरिटी में थी और फ्रेंच का इन लोगों के साथ लगाव था। यहाँ के लोग भी फ्रेंच को पसंद करते थे। तो जब साइक्स पीको एग्रीमेंट हुआ तो फ्रांसीसियों ने लेबनान और सीरिया ले लिया और अंग्रेजों के हिस्से आया इराक, जॉर्डन और पैलेस्टाइन। 1 सितंबर 1920 को ग्रेटर सीरिया से अलग करके फ्रेंच जनरल हेनरी गोरार्ड ने एक नया देश बना दिया और माउंट लेबनान के साथ साथ इसमें ट्रिपोली, सिडोन, बेरका वैली के इलाकों को भी मिला दिया। इन सभी जगहों पर अच्छी खासी मुस्लिम आबादी थी जो आगे चलकर आपस में भिड़ गए। साल 1943 में फ्रेंच लेबनान छोड़कर जाने की बात करने लगे। लेबनान के लोगों को आज़ादी की उम्मीद जगी, लेकिन उन्होंने एक नेशनल पैक्ट बनाया था कि देश का प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई सुन्नी मुसलमान होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर कोई शिया मुस्लिम ही होगा। इसके बाद 1946 में पूरी तरह फ्रेंच इलाके को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका बनाया सिस्टम बहुत देर तक चलने वाला था नहीं, क्योंकि लेबनान के बिल्कुल पड़ोस में एक नया देश बन रहा था, इजराइल। दोस्तों, फ्रेंच ने अपने हिस्से से लेबनान बनाया,
तो ब्रिटिशर्स ने इजराइल साइक्स पीको एग्रीमेंट के बाद अंग्रेजों ने 2 नवंबर 1917 को एक लेटर लिखा ब्रिटिश सरकार, जिसमें उन्होंने पैलेस्टाइन वाले इलाके को जूस यानी यहूदियों के लिए एक देश बनाने की बात की सिफारिश की। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। अंग्रेज सरकार मान गई। पूरी दुनिया के यहूदी पैलेस्टाइन वाली जगह पर आकर बसने लगे। पैलेस्टाइन की जमीन पर तब अरब मूल के लोग रह रहे थे, मगर पूरी दुनिया के यहूदी यहाँ बसते ही जा रहे थे। पहले तो अरब के लोगों ने बहुत विरोध नहीं किया, उनको बसने दिया, जमीनें बेची भी, लेकिन धीरे धीरे इलाके में टेंशन बढ़ने लगी, दंगे होने लगे और 1936 से लेकर 1939 तक आए दिन दंगे हो रहे थे। अंग्रेज पूरी तरह से फेल हो रहे थे। उधर जर्मनी में हिटलर यहूदियों पर जुल्म कर रहा था और यहूदियों के आने का सिलसिला इस इलाके में लगातार जारी रहा। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और अंग्रेजों की हालत खराब थी, न पैसे बहुत बचे थे न रिसोर्सेज, इसलिए इलाके को वो छोड़कर चले गए। तो 1946 में फ्रेंच लेबनान छोड़कर गए और उसके 2 साल बाद 1948 में ब्रिटिश भी एक नया देश इजराइल बनाकर उसे यूएन के भरोसे छोड़कर चले गए। फिर इजराइल में शुरू हुआ नकबा, यानी अरब मूल के लोगों के साथ यहूदियों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और पैलेस्टाइन के मुस्लिमों को भगाना शुरू किया। ये लोग भागकर शरण लेने के लिए पड़ोसी मुल्कों में लेबनान में भी बहुत से फिलिस्तीनी मुस्लिमों ने शरण ली। इसके बाद लेबनान में ही बना PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और लेबनान बदलने लगा। मुस्लिम आबादी बढ़ रही थी और क्रिश्चियन आबादी इलाके में सिमट रही थी और फिर साल 1975 में लेबनान में शुरू हो गया सिविल वॉर। लेबनान में कई सारे गुट थे। मुस्लिम मिलिशिया जिसमें शिया और सुन्नी शामिल थे, क्रिश्चियन मिलिशिया, PLO और कुछ लेफ्टिस्ट और नेशनलिस्ट भी शामिल थे। लेबनान की हालत देखते हुए सीरिया की फोर्सेज इलाके में शांति के लिए लेबनान में दाखिल हुई। ये फोर्सेज शुरुआत में लेबनान की सरकार को सपोर्ट करने गई थीं और साल 2005 तक लेबनान में ही रहती हैं। इधर PLO के साथ इजराइल की सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है और क्योंकि PLO के ठिकाने लेबनान में ही थे, इसलिए साल 1982 में इजराइल की फोर्सेज लेबनान में घुस गईं और राजधानी बेरूत तक पर कब्जा जमा लिया और PLO के लीडर्स को ट्यूनीशिया में जाकर छुपना पड़ा था। इस दौरान इजराइल की सेना ने लोकल क्रिश्चियन लड़ाकों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज जो लेबनान में जाकर बसे थे उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था, जिसके लिए इजराइल को बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। इजराइल की दादागिरी को देखते हुए और उसके सदर्न लेबनान पर कब्जे के विरोध में एक नया शिया गुट खड़ा हुआ जिसका नाम है हिजबुल्लाह, यानी अल्लाह की पार्टी। इसको सपोर्ट मिला सीरिया और ईरान का। हिजबुल्लाह ने इजराइल से लड़ने के साथ साथ लेबनान की अंदरूनी सियासत में भी दखल देना शुरू कर दिया। दरअसल जब 6 दिन की अरब इजराइल जंग हुई थी, इसे 6 डेज वॉर भी कहा जाता है, जंग के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स और शिबा फार्म्स पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि गोलान हाइट्स के इलाके से सीरिया मिलिट्री के लोग इजराइल पर हमला करते थे और यहाँ से इजराइल के बड़े हिस्से में वाटर सप्लाई भी होती है और शिवा फार्म्स के इलाके से इजराइल को मदद मिलती है बॉर्डर पार तक नजर रखने में। लेकिन शिवा फार्म्स का इलाका तो लेबनान का था जिसे इजराइल ने कब्जा लिया था। इसके बाद से ही इजराइल के रिश्ते लेबनान से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि इजरायली सैनिकों की मौजूदगी अपनी जमीन पर लेबनान को बर्दाश्त नहीं हुई। यही जमीन छुड़ाने की बात हिजबुल्लाह करता है। तो हिजबुल्लाह के 3 मकसद हैं। इजराइल के कब्जे से लेबनान की जमीन को छुड़ाना, यानी शिवा फार्म्स, कफार चौबा हिल्स, गजर विलेज और गोलान हाइट्स। इन जगहों से इजराइल को परमानेंटली वो हटा दे, ये चाहता है। दूसरा मकसद है इलाके में इजराइल और अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म करना। तीसरा मकसद है ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति हर हाल में वफादारी। तो पहला बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में। इस हमले में 241 अमेरिकी और 58 फ्रेंच लोगों की जान चली गई। ये हमला इतना घातक था कि इसके बाद से वेस्टर्न देशों ने अपनी सेनाएं लेबनान से वापस बुला ली थी। फिर कई इजरायली और वेस्टर्न देशों के टारगेट्स की किडनैपिंग की, हत्या की, गुरिल्ला वॉर की शुरुआत कर दी। फाइनली इजराइल को मई 2000 में सदर्न लेबनान से वापस जाना पड़ा। इसे हिजबुल्लाह अपनी बड़ी जीत के रूप में देखता है। इससे हिजबुल्लाह की साख इलाके में काफी बढ़ गई थी। साल 2006 में पहली बार हिजबुल्लाह लेबनान की कैबिनेट का हिस्सा बना और लेबनान में बतौर पॉलिटिकल एक्टर भी काम करने लगा। कभी इजरायली सोल्जर्स को पकड़ लिया तो कभी मिसाइलों से इजराइल के ठिकाने उड़ा दिए। इस तरह इजराइल की मजबूत आर्मी के सामने भी हिजबुल्लाह टिका रहा। इजरायली बमबारी से लेबनान तबाह हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह की मिडिल ईस्ट में साख बढ़ती रही। जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ तो साल 2011 में हिजबुल्लाह ने सीरिया की बशर अल असद सरकार को सपोर्ट किया, ISIS के खिलाफ लड़े। कहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके न होते तो बशर अल असद की सरकार कब की गिर गई होती। हिजबुल्लाह ने धीरे धीरे खुद को ईरान के भरोसेमंद साथी के रूप में मिडिल ईस्ट में खुद को स्थापित कर लिया और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मजबूत साथी बन गया। आज पूरे लेबनान देश में हर जगह हिजबुल्लाह का दखल है। देश की मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स है हिजबुल्लाह। पिछले साल हमास इजराइल की जंग के बाद से ही इजराइल की आंख की किरकिरी बना हुआ है हिजबुल्लाह। अमेरिका, कनाडा
कनाडा और यूके जैसे कई देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं, वहीं ईरान, सीरिया, रशिया जैसे देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी नहीं मानते हैं। हमारा देश मिडिल ईस्ट के मसलों पर सीधा स्टैंड लेने से बचता है। तो ये था हिजबुल्लाह का इतिहास, जिसे मैंने शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश की है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। आइए अब जानते हैं कि कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह। दोस्तों, हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द बेस्ट पैरामिलिट्री में से एक माना जाता है, जिसकी ताकत न केवल उसके 1 लाख सैनिकों के बलबूते है, बल्कि उनके पास शॉर्ट रेंज में फायर करने वाली 1.5 लाख मिसाइल्स हैं, जो अगर कई सारी एक साथ छोड़ दी जाएं तो दुनिया का कोई भी एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी उसे रोक नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हमास से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, जिसमें बिजली से लेकर कम्युनिकेशन की सुविधा भी है और किसी किसी सुरंग में तो रेलवे लाइन भी बिछी हुई है ताकि इमीडिएटली वेपन और बॉम्ब्स की सप्लाई की जा सके। और सदर्न लेबनान में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां से इन सुरंगों का एक्सेस है। इनमें से कुछ टनल्स तो इतने वाइड हैं कि उनमें वेपन से लोडेड ट्रक्स भी आ जा सकते हैं। इनके सैनिकों को ट्रेनिंग और हथियार ईरान की कुछ फोर्स देती है। ये टैक्टिक्स के मामले में हमास से काफ़ी बेहतर हैं, जिसकी मदद से ये IDF को 2006 के दौरान चकमा भी दे चुके हैं। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर इनके खबरी भी हैं और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी ये किसी मॉडर्न आर्मी के जैसे ही हैं। और इन्होंने अमेरिका और इजराइल को तब हैरान कर दिया जब इन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें हाइफा शहर के कई इलाकों की फुटेज थी, यानी एक इशारा था कि यहाँ पर भी हमला हो सकता है। इन्होंने इजराइल के एक शहर के ऊपर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन भी उड़ाया था, लेकिन इजराइल को भनक भी नहीं लगी थी। हिजबुल्लाह की ये ताकतें हैरान करने वाली हैं। सीरिया से इसे वेपन मिल जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक सब इसके साथी हैं। यहाँ तक कि इराक और सीरिया में कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो प्रो ईरान हैं और उन्होंने भी कहा है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग को आगे बढ़ाता है तो वो भी इसमें कूदेंगे, यानी इजराइल पूरी तरह से घिर सकता है। उसे एक साथ कई सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए बेहतर साबित तो नहीं होगा। इन दोनों के बीच अगर जंग होती है तो लेबनान सीरिया के बॉर्डर के पास होगी, यानी गोलान हाइट्स और शिवा फार्म्स एंड गज्जर विलेज जैसी जगहों पर। हिजबुल्लाह हर दिन 400 से 500 रॉकेट्स डेली फायर कर सकता है और न केवल नदर्न इजराइल बल्कि तेल अवीव, नाज़रेत तक भी मिसाइल पहुंचा सकता है, यानी जंग का स्कोप लिमिटेड नहीं है। और अब तो ईरान भी इसमें कूद चुका है। इजराइल के पास भी ऐसे हथियार और रॉकेट मौजूद हैं जो लेबनान की राजधानी तक जा सकते हैं, ईरान तक जा सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं, जो कि हमने देखा भी है। यानी दोनों ही बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं जिनका क्लैश दोनों के लिए ही डिस्ट्रक्टिव और घातक साबित होगा। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे ईरान का सीधा सपोर्ट है हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह कोई छोटा गुट नहीं है। इसके पास फंड भी है, मैन पावर भी है, असला बारूद भी है, ट्रेनिंग भी है, जिससे इजराइल को सीधा खतरा है। इजराइल के लिए हमास से बहुत बड़ा खतरा है हिजबुल्लाह। इसलिए इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट करने के बाद अब 18 साल बाद फिर से लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है ताकि हिजबुल्लाह को कमजोर किया जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह के सपोर्ट में ईरान आ चुका है, उसने भी मिसाइल दागने शुरू कर दी हैं। अब इस समय आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन में भी बमबारी कर रहा है इसराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह के बाद इजराइल की नाक में अगर किसी ने दम कर रखा था तो वो थे हूती लड़ाके। इन पर भी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक दे रहा हूं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोनों अटैक्स की वजह साफ है कि मिडिल ईस्ट में उन ग्रुप्स को इजराइल निशाना बना रहा है जो उसके लिए सीधा खतरा है। साथ ही इजराइल ईरान के लोगों को मैसेज दे रहा है कि वो लोग अपनी सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि इजराइल को भी मालूम है कि ये फोर्सेस ईरान के इशारों पर ही चलती हैं और ईरान ही इनको ट्रेनिंग, फंड, हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। मतलब अब इजराइल डायरेक्टली ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को टारगेट कर रहा है, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। इसलिए पहले इजराइल ने ईरान के मेन लीडर्स को टारगेट किया। इसी साल अप्रैल के महीने की 1 तारीख को दमास्कस में ईरानी एम्बेसी पर बॉम्बिंग करके इसके कमांडर रेजा जाहिदी को निशाना बनाया गया था, जो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कामकाज को देख रहे थे। जिसके जवाब में ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें डायरेक्ट इजराइल पर लॉन्च की थी। हालांकि हवा में ही मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी, लेकिन ईरान ने मैसेज दिया कि अगर इजराइल उसके ऑफिसर्स को निशाना बनाएगा तो वो डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है। इसके बाद मई के महीने में ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। फिर नए प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमास चीफ को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया और उसी दिन फवाद शुक्र, जो कि हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर थे, उनकी भी जान ले ली। मतलब डबल स्ट्राइक किया इजराइल ने ईरान के अंदर और ईरान के बाहर भी। ईरान ने इसके बाद रिटेलिएट तो नहीं किया क्योंकि गजा के साथ इजराइल की पीस टॉक हो रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने तकरीबन 300 रॉकेट दागे थे इजराइल की तरफ, जिनमें से ज्यादातर हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। एक तरह से हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ से ईरान ने हूतियों को काम पर लगा रखा था। हूती लाल सागर में इजरायली शिपमेंट उड़ा रहे थे। ईरान सीधे सामने नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी प्रॉक्सीज लगातार इजराइल को निशाना बनाती रहती हैं। इसलिए इजराइल का पहला गोल
होगा कि हिजबुल्लाह से वो जल्द से जल्द निपटे, क्योंकि ईरान चाहता है कि ये वॉर खिंचे। जंग जितनी ज़्यादा चलेगी ईरान को उतना ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इजराइल शुरू से ही चाहता था कि ईरान इस युद्ध में सीधे शामिल हो जाए, क्योंकि फिर उसके पास एक बहाना होगा अमेरिका को साथ मिला करके ईरान पर धावा बोलने का। अब देखना ये होगा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने फाउंडर की गैर मौजूदगी में इजराइल से कैसे लड़ते हैं। क्या 2006 की तरह हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर पाएंगे, या फिर इस बार इजराइल पूरी तैयारी के साथ आया है? ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। अब ये भी देखना होगा कि ईरान के सीधे इस युद्ध में शामिल होने के बाद इजराइल का क्या रिएक्शन रहता है, खासकर अमेरिका का क्या रिएक्शन रहता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ये थी हिजबुल्लाह की हिस्ट्री पर और उनके कारनामों पर, उनकी ताकत पर एक छोटा सा वीडियो। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको एआई की मास्टर क्लास रिकमेंड की थी वो चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।